दोस्तों मैं दिनेश कुमार स्वागत करता हूं आपका अपने कोचिंग चैनल जिसका नाम है दोस्तों यूनिक कोचिंग चैनल। तो दोस्तों कैसे हो सभी, उम्मीद है कि सभी सही होंगे। कोरोना वायरस के कारण सभी घर में हैं, चाय पकौड़ी रोज चल रही होगी। ठीक है दोस्तों, तो घर में रहो, एंजॉय करो और कोरोना फाइटर के प्रति अपना सहयोग भी प्रदान करो। दोस्तों जल्दी से जल्दी इस कोरोना को इस देश से निकालना है और वापस इस देश को अपनी उन्नति की पटरी पर वापस लेकर आना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों शुरू करते हैं अपना आज का जो टॉपिक है। दोस्तों चैन सर्विंग की सेकंड क्लास है। चैन सर्विंग की आज सेकंड क्लास है और चैन सर्विंग में दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट फॉर मेकिंग स्टेशन। स्टेशंस को मार्क करने के जो इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, वे कौन कौन से होते हैं ये हमें आज देखना है। तो दोस्तों पहला हमारे पास जो स्टेशंस आता है, यहाँ पर हम फर्स्ट बात करते हैं दोस्तों एरो जिसको आप सुई के रूप में जानते हो। ठीक है दोस्तों, ये भी आप जानते हो कि स्टेशन को मार्क करने के लिए यूज किया जाता है। कुछ इस टाइप का बनता है ये। कुछ इस टाइप का होता है दोस्तों, जिसका डाया 50 mm डाया होता है और दोस्तों इसकी जो लेंथ है ये इसकी लेंथ 400 mm होती है दोस्तों। 400 mm या आप ये कह सकते हो कि 40 सेंटीमीटर लंबाई का होता है। ठीक है, ये जो इसका नीचे का शार्प एज होता है, नुकीला सिरा, जो कि ग्राउंड के अंदर अच्छी तरह से दबाया जा सके, ये लगभग दोस्तों 4 mm का होता है। और दोस्तों आपको याद रखना है, जब आप चैन खरीदने जाते हो तो चैन के साथ ही ये सप्लाई किए जाते हैं। तो क्वेश्चन ये उठता है कि एक चैन के साथ कितने एरो दिए जाते हैं। तो दोस्तों याद रखना, एक चैन के साथ 10 एरो सप्लाई किए जाते हैं। ठीक है, एक चैन के साथ 10 एरो सप्लाई किए जाते हैं, ये एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, दूसरा हमारे पास यहां पर आता है दोस्तों वुडन पैग, लकड़ी की खूंटी। वुडन पैग लकड़ी की खूंटी को कहा जाता है दोस्तों। वुडन पैग देखो, पहले देख लो ये होता कैसे है। ये लगभग इसकी शेप रहती है इस टाइप की। ये दोस्तों कुछ इस टाइप का होता है। ठीक है, थोड़ा देख लेना सही से अपना। इस टाइप से होता है कुछ। यहाँ का जो इसका एरिया है, टॉप एरिया दोस्तों, ये 2/3 सेंटीमीटर का होता है। टॉप एरिया दोस्तों इसका 2/3 सेंटीमीटर का होता है और ये एरिया वैरी करता है। इसको हम 3 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर भी यूज करते हैं। और दोस्तों जो इसकी हाइट होती है, ये जो इसकी हाइट है, ये लगभग दोस्तों 15 सेंटीमीटर हाइट का होता है। 15 सेंटीमीटर मतलब 150 mm का होता है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके यूज की बात। दोस्तों जब कोई भी हम सर्वे कर रहे हो, मान लो आपका फर्स्ट पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है आपके पास दोस्तों बी। आपको ए और बी के बीच की डिस्टेंस मापनी है, कितनी है। सपोज करो कि ये डिस्टेंस हमारे पास 400 मीटर है।
और इसे मापने के लिए आप 30 मीटर चैन का यूज कर रहे हो। इसे मापने के लिए दोस्तों आप 30 मीटर चैन का प्रयोग कर रहे हो। तो 30 मीटर चैन से 400 मीटर हम डायरेक्टली तो मेजर नहीं कर सकते, तो आप क्या काम करोगे दोस्तों, इस 400 मीटर को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर लोगे। ठीक है दोस्तों, तो छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में आप इसको मेजर करते हुए बी तक पहुंच जाओगे। ठीक है, 30-30 के रूप में। तो दोस्तों इसमें जो फर्स्ट पॉइंट होता है ये, इस फर्स्ट पॉइंट को दोस्तों मेन स्टेशन कहा जाता है। हालांकि आगे आने वाले लेक्चर में मैं इनको सही बताने वाला हूँ ये। और जो लास्ट का होगा वो भी आपका मेन स्टेशन होगा। तो किसी भी सर्वे का फर्स्ट पॉइंट, बिगिनिंग पॉइंट और एंड पॉइंट दोनों क्या होते हैं, मेन स्टेशन होते हैं। ठीक है दोस्तों, और ए बी को मिलाने वाली जो ये लाइन है, इस लाइन को कहा जाता है सर्वे लाइन। ये क्या होगी दोस्तों, आपकी सर्वे लाइन होगी। तो दोस्तों जो ये वुडन पैग है, हमारा प्रारंभिक स्टेशन यहाँ से हम चले, ठीक है, अब लास्ट का स्टेशन क्या, हमें वहां तक पहुंचना है। तो आप उस टारगेट को मार्क करके आओगे नहीं आओगे, चिन्हित करके आओगे नहीं आओगे। तो उस मार्क, इसे लास्ट स्टेशन को मार्क करने के लिए दोस्तों जो हम यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों, जो हम यूज करते हैं उसी को कहा जाता है वुडन पैग। तो मतलब ये हुआ कि वुडन पैग स्टेशन की पोजीशन को मार्क करता है। दूसरा पॉइंट ये कह दो कि वुडन पैग किसी भी सर्वे लाइन का एक टर्मिनल पॉइंट होता है। टर्मिनल पॉइंट बोलते हैं दोस्तों अंतिम बिंदु को। ठीक है दोस्तों, तो वुडन पैग क्या है, टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए सर्वे लाइन। तो इसके बारे में आप थोड़ा ये जान लोगे कि ये टर्मिनल पॉइंट ऑफ ए सर्वे लाइन, ये एक सर्वे लाइन का टर्मिनल पॉइंट होता है दोस्तों। टर्मिनल पॉइंट का मतलब होता है अंतिम बिंदु, अंतिम बिंदु। ठीक है दोस्तों, तो सर्वे लाइन का एक अंतिम बिंदु है, टर्मिनल पॉइंट है ये। ठीक है, या ये कह दो कि ये टू मार्क स्टेशन की पोजीशन को मार्क करता है। इसे आप यहां कह सकते हो टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन, टू मार्क द पोजीशन ऑफ स्टेशन। स्टेशन की पोजीशन को मार्क करने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये होता है आपका वुडन पैग। क्लियर। नंबर 3 हमारे पास आता है दोस्तों रेंजिंग रोड। नंबर 3 है हमारे पास रेंजिंग रोड। रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड जिसको हिंदी में आरेखन छड़ कहा जाता है। आरेखन छड़ इसको हिंदी में बोलते हैं। रेंजिंग रोड दोस्तों 2 से 3 मीटर लंबाई की होती है। ये कुछ इस टाइप की रहती है। दो से 3 मीटर लेंथ होती है इसकी। अगर हम यहाँ लेंथ की बात करें तो ये 2 मीटर से दोस्तों 3 मीटर की होती है। और इसका जो डाया होता है दोस्तों, इसका डाया 30 mm इसका डाया होता है। रेंजिंग रोड को 200 मीटर की डिस्टेंस तक इजीली देखा जा सकता है दोस्तों। ठीक है, रेंजिंग रोड को 200 मीटर की डिस्टेंस तक, 200 मीटर की डिस्टेंस तक इजीली साइट कर सकते हैं। याद रखोगे कि 200 मीटर की डिस्टेंस अगर है तब हम रेंजिंग रोड का यूज करते हैं। अगर डिस्टेंस से ज्यादा तब हम इसका प्रयोग नहीं करते। ठीक है, तो 200 मीटर की डिस्टेंस तक इसको आसानी से देखा जा सकता है। इस पर दोस्तों ब्लैक प्लस व्हाइट, याद रखोगे इसके ऊपर ब्लैक प्लस व्हाइट या व्हाइट प्लस रेड का कॉम्बिनेशन होता है। ब्लैक प्लस व्हाइट या व्हाइट प्लस रेड का कॉम्बिनेशन मतलब ये है कि इस पर ब्लैक और आपकी रेड टाइप की पट्टी बनी रहती है, जिससे कि इसको दूर से भी आसानी से देखा जा सके। ठीक है दोस्तों, ये तो और जो इस पट्टी की जो ऊंचाई होती है लगभग दोस्तों 20-20 सेंटीमीटर की होती है। याद रखोगे 20-20 सेंटीमीटर की ये पट्टियां की चौड़ाई या ऊंचाई आप कह सकते हो होती है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इसका कि रेंजिंग रोड के ऊपर हुक का प्रयोग करते हैं या फ्लैग का प्रयोग करते हैं, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखना दोस्तों, रेंजिंग रोड पर फ्लैग लगाकर, रेंजिंग रोड पर फ्लैग लगाकर प्रयोग किया जाता है। फ्लैग,
ठीक है दोस्तों, इसको बोलते हैं फ्लैग, झंडा। रेंजिंग रोड पर ऊपर टॉप पर फ्लैग लगा रहता है, झंडा लगा रहता है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में आता है। और दोस्तों इस फ्लैग का जो एरिया है 25 सेंटीमीटर स्क्वायर लगभग इसका एरिया रखा जाता है फ्लैग का। 5x5 का ये फ्लैग होता है। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। तो ये है रेंजिंग रोड, रेंजिंग रोड क्लियर। रेंजिंग रोड जो लॉन्गिट्यूडनल लेंथ निकालने में मेजर की जाती है। मान लो आप ऐसे मापते हुए जा रहे हो, ए से बी की ओर मापते हुए गए, तो आपने कहा 30 मीटर की डिस्टेंस पे ये यहाँ पे कोई रेंजिंग रोड लगा दी, इधर कोई है रेंजिंग रोड लगा दी। तो रेंजिंग रोड लंबाई की दिशा में यूज की जाती है। अगर साइड का कोई ऑब्जेक्ट, मान लो यहाँ पर कोई पेड़ वगैरह है, आपको इसे चिन्हित करना है, इसे मार्क करना है। ठीक है, तो इसे मार्क करने के लिए दोस्तों हम रेंजिंग रोड का प्रयोग नहीं करते। रेंजिंग रोड लॉन्गिट्यूडनल डिस्टेंस के लिए यूज की जाएगी। अब ये वाली जो डिस्टेंस है, आप तो ऐसे बढ़ रहे हैं ना, आपकी डायरेक्शन चलने की क्या है, आपकी डायरेक्शन चलने की है, लेकिन ये तो आपकी लेटरल साइड है। ये वाली साइड आपसे क्या है, इस साइड को लेटरल साइड कहा जाता है दोस्तों, लेटरल साइड या लेटरल डायरेक्शन। तो लेटरल डायरेक्शन में साइड की दिशा में हम रेंजिंग रोड का प्रयोग नहीं करते। यहाँ पर आ जाएगी आपकी रेंजिंग पोल। ठीक है दोस्तों, वो क्या आती है उसी को भी देखते हैं अभी। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास रेंजिंग पोल। रेंजिंग पोल दोस्तों, रेंजिंग पोल अभी जो बता रहा था थोड़ा गलत बता दिया गया। रेंजिंग पोल भी आपकी लॉन्गिट्यूडनल लेंथ को ही मेजर करता है। ठीक है, जो साइड की डिस्टेंस है उसको मापने के लिए हम ऑफसाइड रोड का प्रयोग करेंगे, अभी पढ़ेंगे। तो रेंजिंग पोल का यूज दोस्तों रेंजिंग रोड की तरह ही करते हैं। रेंजिंग रोड 200 मीटर की डिस्टेंस तक इजीली साइड कर सकता है। अगर डिस्टेंस 200 मीटर से अधिक हो, अगर डिस्टेंस मोर देन 200 मीटर, यदि डिस्टेंस 200 मीटर से ज्यादा हो तो उसे मापने के लिए दोस्तों रेंजिंग पोल का प्रयोग किया जाता है, याद रखोगे। उसे मापने के लिए हम रेंजिंग पोल का प्रयोग करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसकी जो लेंथ होती है दोस्तों, रेंजिंग पोल की लेंथ 4 मीटर से 8 मीटर तक होती है दोस्तों। वो 2 से 3 मीटर की थी और ये 4 मीटर से 8 मीटर, यानी काफी ऊंचाई है, तो और काफी दूर तक इसे हम देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो 4 मीटर से 8 मीटर तक होती है किसकी, रेंजिंग पोल की ऊंचाई। बात करें इसके डायमीटर की, इसका डायमीटर भी दोस्तों 60 mm से 80 mm होता है। वो देखो 30 mm की थी और ये 60 mm से 80 mm की होती है रेंजिंग पोल। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे, ये फर्क है दोनों में। रेंजिंग पोल स्टील के द्वारा बनाया गया एक पाइप होता है, याद रखोगे, स्टील का ही एक पाइप होता है जिसको हम रेंजिंग पोल बोल रहे हैं। ठीक है, तो याद रखना है, ये जनरली ऑफ स्टील कंडक्ट पाइप है। तो नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास ऑफसेट रोड। ये है आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ऑफसेट रोड। ऑफसेट रोड, ऑफसाइड को दोस्तों हिंदी में बोलते हैं खसका, रोड का मतलब होता है छड़, खसका छड़ है, ये ऑफसाइड रोड है। अभी बताया था आपको। तो इसका यूज दोस्तों हम कब करेंगे, ये आपके 2 पॉइंट ए और बी लॉन्गिट्यूडनल अगर मापते हुए जा रहे हो तो रेंजिंग पोल या रेंजिंग रोड का यूज करेंगे। लेकिन अगर साइड की डिस्टेंस आपको कोई मेजर करनी हो तो दोस्तों उसमें हम ऑफसाइड रोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो याद रखना। तो इसका अगर हम यूज करें फॉर मेजरिंग लेटरल डिस्टेंस, लेटरल बोलते हैं साइड की है, पार्श्व हिंदी में। तो पार्श्व दूरी या लेटरल डिस्टेंस को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, या इसको हम एक नाम और भी दे सकते हैं कि फॉर मेजरिंग रफ ऑफसेट को मापने में। ठीक है, कोई लोकल वर्क करना हो उसको मापने में भी हम ऑफसेट रोड का ही प्रयोग करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसकी जो हाइट होती है, यहाँ पे जो मैं लेंथ लिख रहा हूं ये हाइट ही है। ठीक है, इसकी जो हाइट होती है दोस्तों ये 3 मीटर की होती है। ऑफसेट रोड 3 मीटर की हाइट की होती है। ठीक है, ये जो ऑफसेट रोड है दोस्तों, ऑफसेट रोड, इस पर ऊपर इसके टॉप पर हुक लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है, हुक लगाकर। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे ऑफसेट रोड ये
अभी रेंजिंग रोड हमने पढ़ी थी, तो रेंजिंग रोड में दोस्तों हम फ्लैग का प्रयोग कर रहे थे। यह है ऑफसाइड रोड। ऑफसाइड रोड पर टॉप पर हुक लगाकर ही हम इसका प्रयोग करते हैं। कुछ इस टाइप से हुक लगा रहता है यहाँ पर, ये याद रखोगे, ये आपका कोई यहाँ पर हुक लगाकर इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखोगे। बाकी यहाँ पर भी ये कॉम्बिनेशन होते हैं जो आपको अभी बताया है। यहाँ पर कॉम्बिनेशन की हाइट लगभग 25 सेंटीमीटर तक रख सकते हैं, 25 सेंटीमीटर तक इसको रखा जा सकता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन वही आपका व्हाइट रेड ब्लैक कॉम्बिनेशन है जो। ठीक है दोस्तों, तो ऑफसाइड रोड कैसे होती है ये आप याद रखोगे। दोबारा सुनोगे, रेंजिंग रोड लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन को, रेंजिंग पोल भी लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन को। रेंजिंग रोड केवल आपकी 2 से 3 मीटर की होती है, 4 से आपकी 6-8 मीटर तक की होती है। वहां का डाया 30 mm का था रेंजिंग रोड का, इसका डाया 60 से 80 mm का है दोस्तों। ठीक है, 80 mm का है, और वो 200 मीटर की डिस्टेंस तक देख सकते हैं इसको। 200 मीटर से डिस्टेंस अगर अधिक है तब इसका हम प्रयोग करेंगे डिस्टेंस को देखने के लिए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आता है दोस्तों, जो भी पॉइंट होगा ये आपका पॉइंट है नंबर 6, क्रॉस स्टाफ। नंबर 6 क्रॉस स्टाफ। क्रॉस स्टाफ का यूज होता है क्रॉस स्टाफ का यूज है दोस्तों फील्ड पर 90 डिग्री के एंगल को सेट करने के लिए। मोस्ट इंपोर्टेंट है, काफी बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। फील्ड पर 90 डिग्री के एंगल को सेट करने के लिए सेट आउट द 90 डिग्री एंगल एट द फील्ड पर 90 डिग्री के एंगल को बनाने के लिए क्रॉस स्टाफ का प्रयोग करते हैं। ये क्रॉस स्टाफ है दोस्तों। एक आएगा क्रॉस स्टाफ सर्वे अलग चीज है, और क्रॉस स्टाफ आपका ये अलग चीज है, याद रखोगे। ठीक है दोस्तों, नंबर 7 यहां पर आता है आपके पास फ्रेंच क्रॉस स्टाफ। फ्रेंच क्रॉस स्टाफ, कोई सा भी क्रॉस स्टाफ हो आपका एंगल को ही सेट आउट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो देखना ये जो फ्रेंच क्रॉस स्टाफ है दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी क्रॉस स्टाफ से कम होती है। एक्यूरेसी लेस देन क्रॉस स्टाफ। ठीक है दोस्तों, इसकी एक्यूरेसी क्रॉस स्टाफ से कम होती है। तो दोस्तों फ्रेंच क्रॉस स्टाफ की एक्यूरेसी क्रॉस स्टाफ से कम होती है। ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। और यह दोस्तों यह है 90 डिग्री के 45 डिग्री 135 डिग्री के एंगल सेट करता है, याद रखोगे, के एंगल सेट करता है। ठीक है दोस्तों, ये 90 डिग्री के बजाय 45 डिग्री या 135 डिग्री के एंगल को फील्ड पर सेट करने के लिए ही यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ, एडजस्टेबल नाम में ही आ रहा है कि इसको हम एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जब ये एडजस्ट किया जा सकता है, तो अभी तक आपने जितने भी स्टाफ पढ़े हैं क्रॉस स्टाफ, उन सब में मोर एक्यूरेट होता है। ठीक है, तो याद रखोगे मोर एक्यूरेट, ये क्या होगा दोस्तों, मोर एक्यूरेट होगा, सबसे ज्यादा एक्यूरेट होता है ये। इसके द्वारा हम कोई भी एंगल सेट कर सकते हैं। इसके द्वारा कोई भी एंगल सेट आउट किया जा सकता है।
ठीक है दोस्तों, याद रखोगे। इसमें क्या है दोस्तों, ये इसमें 2 सिलेंडर होते हैं। यहां पर क्या होता है, इसमें 2 सिलेंडर होते हैं, 2 सिलेंडर होते हैं जिन पर डिग्री बाय मिनट में मार्किंग पड़ी जाती है, मार्किंग होती है। ठीक है दोस्तों, डिग्री और मिनट दोनों में मार्किंग होती है इसके अंदर, यानी कि ये एंगल को डिग्री और मिनट में माप सकता है एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। ठीक है, याद रखोगे एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ एंगल को 2 डिजिट तक माप सकता है, डिग्री में भी और मिनट में भी माप सकता है। ठीक है दोस्तों, तो एडजस्टेबल सबसे ज्यादा एक्यूरेट है, ये आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा एक्यूरेट आपका एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ ही होता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट आता है हमारे पास नंबर 9, ऑप्टिकल स्क्वायर। ऑप्टिकल स्क्वायर, यहां से भी आप देखते हो कि यहां से भी क्वेश्चन बनते हैं। ऑप्टिकल स्क्वायर का यूज होता है दोस्तों, ये फील्ड पर 90 डिग्री के एंगल को सेट करता है। ये तो क्वेश्चन है ही इसका मोस्ट क्वेश्चन ये आता है दोस्तों कि यह डबल रिफ्लेक्शन के प्रिंसिपल पर आधारित है, बेस्ड ऑन डबल रिफ्लेक्शन प्रिंसिपल। ठीक है दोस्तों, डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कि ऑप्टिकल स्क्वायर किस प्रकार के सिद्धांत पे कार्य करता है, तो आपको याद रखना है कि डबल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पे कार्य करता है। ठीक है दोस्तों, इसमें क्या होता है, इसमें 2 मिरर 45 डिग्री के एंगल पर 2 मिरर लगे होते हैं। 45 डिग्री के एंगल पर 2 मिरर लगे होते हैं। इसमें 45 डिग्री के एंगल पर 2 मिरर लगे होते हैं, ये आप याद रखोगे। ये है फील्ड पर 90 डिग्री के एंगल को सेट करने के लिए यूज किया जाता है, सेट करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है दोस्तों, फील्ड पर 90 डिग्री के एंगल को सेट करने के लिए हम ऑप्टिकल स्क्वायर्स का प्रयोग करते हैं दोस्तों। क्लियर यहां तक का? तो नेक्स्ट है दोस्तों हमारे पास प्लास्टर्स लैथ। प्लास्टर लैथ का प्रयोग दोस्तों लॉन्ग लाइन के रेंजिंग में किया जाता है। तो यूज्ड फॉर लॉन्ग लाइन रेंजिंग। लॉन्ग लाइन की लंबी रेखा की अगर आपको रेंजिंग करनी है, रेंजिंग का मतलब होता है दोस्तों कि किसी 2 पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को डायरेक्टली ही देख लेना। ठीक है, तो अभी रेंजिंग ही पढ़ेंगे हमारा। तो लॉन्ग लाइन की अगर रेंजिंग करनी हो तो हम प्लास्टर्स लैथ का प्रयोग करते हैं। और दोस्तों इसका यूज किया था अनइवन ग्राउंड में, यूज्ड इन अनइवन ग्राउंड, जो उबड़ खाबड़ ग्राउंड होते हैं ना दोस्तों, उबड़ खाबड़ ग्राउंड, वहां पर हम इनका प्रयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका प्रयोग तब करते हैं जब किसी भी बाधा के कारण रेंजिंग रोड दिखाई ना दे रही हो। ठीक है, जब रेंजिंग रोड किसी भी बाधा के कारण दिखाई ना दे रही हो, व्हेन रेंजिंग रोड आर नॉट विजिबल ड्यू टू एनी ऑब्स्ट्रक्शन। किसी भी बाधा, ऑब्स्ट्रक्शन बोलते हैं दोस्तों बाधा, किसी भी बाधा के कारण रेंजिंग रोड दिखाई ना दे रही हो, दिखाई देना, ठीक है, दिखाई ना दे रही हो, तब हम प्लास्टर लैथ का प्रयोग
करते हैं, या आपको पॉइंट याद रखना है। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है हमारे पास यहाँ पर प्लम बॉब, PLMUMB, प्लम बॉब। प्लम बॉब, प्लम बॉब आप जानते हो दोस्तों कि रेंजिंग पोल्स जो हमारे पास है वर्टिकल है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग के लिए यूज की जाती है। ठीक है दोस्तों। तो इट इज आल्सो यूज्ड फॉर टेस्टिंग द vertically of ranging poles के रेंजिंग पोल्स पूर्णतः आप जो लेकर खड़े हुए हो या आपने जहां गाड़ी है वो पूरी तरीके से ऊर्ध्वाधर वर्टिकल है या नहीं है, इसकी टेस्टिंग के लिए हम रेंजिंग पोल का यूज करते हैं दोस्तों, याद रखोगे। सॉरी, प्लम बॉब का। अब प्लम बॉब जो दोस्तों होता है आपके पास लगभग 200 ग्राम से 300 ग्राम इसका वेट रहता है। प्लम बॉब 200 ग्राम से 300 ग्राम वेट का होता है, याद रखोगे दोस्तों। इसका जो वेट है 200 ग्राम से 300 ग्राम होता है लगभग। ठीक है। नेक्स्ट आता है दोस्तों हमारे पास स्पिरिट लेवल। नेक्स्ट है हमारे पास स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल का यूज होता है दोस्तों कि कोई चेन या टेप पूर्णतः हॉरिजॉन्टल है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए। टेप या चेन को हॉरिजॉन्टल बनाए रखने के लिए ठीक है दोस्तों, स्पिरिट लेवल का प्रयोग किया था। टेप या चैन को पूर्णतः हॉरिजॉन्टल बनाए रखने के लिए ही हम इसका यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो कि आपके स्टेशन को मार्क करने के लिए यूज किए जाते हैं। ठीक है दोस्तों। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा ये आता है रेंजिंग। जो यहाँ पर आपका ये रेंजिंग वर्ड आया था अभी, रेंजिंग, ये रेंजिंग जो वर्ड आया था ये क्या होता है, रेंजिंग को पढ़ते हैं तो। ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट हेडिंग है रेंजिंग। तो देखोगे दोस्तों रेंजिंग क्या होता है। रेंजिंग का एक ऐसा प्रोसीजर है दोस्तों जिसमें चैन लाइन के अलोंग, चैन लंबाई की दिशा में ही आंतरिक बिंदुओं पर इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फिक्स किया जाता है। मान लो दोस्तों आपके पास ये कोई पॉइंट है, ए और बी के बीच की आपको डिस्टेंस मेजर करनी है, तो आप क्या काम करोगे भाई कि अगर ए और बी की डिस्टेंस चैन की लंबाई से ज्यादा है, ठीक है, तब हम क्या काम करेंगे, उस चैन की लंबाई को डिस्टेंस के अकॉर्डिंग कुछ कुछ हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और बीच में मार्क करते हुए रेंजिंग रोड का यूज करते हुए हम डिस्टेंस को मेजर कर लेंगे। तो बीच में ये छोटे छोटे जो पॉइंट पड़ेंगे आपके, ए भी पूरी मेन सर्वे लाइन है, बीच में छोटे छोटे पॉइंट पड़ते हैं जिनको हम टाई स्टेशन का नाम देते हैं। तो इनको एक ही पॉइंट पर एक ही लाइन में मार्क करने के लिए भी हम रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। छोटे छोटे स्टेशन को एक ही सीधी रेखा में बनाए रखने के लिए भी हम रेंजिंग का प्रयोग करते हैं। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें चैन लाइन के अलोंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फिक्स किया जाता है। ये लिखा हुआ है, इंटरमीडिएट पॉइंट्स को फिक्स किया जाता है, वो आपकी क्या है, रेंजिंग है। यूज कब करेंगे, यदि चैन डिस्टेंस यानी कि ए बी की डिस्टेंस, चैन की डिस्टेंस आपके ऑब्जेक्ट लाइन हमारे पास ए बी, ठीक है, चैन डिस्टेंस हमने मान ली 30 मीटर। ये कह रहा है कि यदि चैन की डिस्टेंस ऑब्जेक्ट लाइन की डिस्टेंस से कम हो, भाई मापनी तो 500 मीटर है, चैन की डिस्टेंस हमारे पास 30 मीटर की है, ठीक है, तो तब हम इसका प्रयोग करेंगे रेंजिंग का। या फिर ये कह दो कि फर्स्ट पॉइंट यानी कि ये और आपका लास्ट पॉइंट यानी कि ये के बीच की दूरी चैन की लेंथ से ज्यादा हो, इनकी दूरी चैन की लंबाई से ज्यादा हो, ठीक है, तब हम क्या प्रयोग करेंगे, रेंजिंग का प्रयोग करेंगे।
और ऐसी कंडीशन में दोस्तों हम 3 प्रकार की रेंजिंग कर सकते हैं, यानी कि हमारे पास यहाँ रेंजिंग का टाइप ऑफ रेंजिंग 3 प्रकार की रेंजिंग होती है दोस्तों। नंबर 1 डायरेक्ट रेंजिंग, डायरेक्ट को बोलते हैं दोस्तों प्रत्यक्ष, ठीक है, डायरेक्ट रेंजिंग। दूसरी आती है दोस्तों हमारे पास इनडायरेक्ट रेंजिंग, इंपॉर्टेंट रहती है इनडायरेक्ट रेंजिंग, या दोस्तों इसी का नाम एक और है रेसिप्रोकल रेंजिंग। पूछा जाता है कि कब यूज करते हैं, या इसी का एक नाम और है दोस्तों रिपीटेड रेंजिंग। तो इनडायरेक्ट रेंजिंग या रेसिप्रोकल रेंजिंग या रिपीटेड रेंजिंग। और नंबर 3 हमारे पास आती है दोस्तों रैंडम लाइन रेंजिंग। तो ये 3 प्रकार की रेंजिंग होती है जो हम इस कार्य को करने के लिए यूज करते हैं, ठीक है दोस्तों। तो पहली रेंजिंग देखते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग क्या कहती है, इसको नोट करोगे। तो दोस्तों देखते हैं पहली रेंजिंग हमारे पास जो कि है डायरेक्ट रेंजिंग। डायरेक्ट रेंजिंग दोस्तों तब की जाती है जब किसी भी लाइन के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एक ही सीध में एक ही लाइन पर फिक्स करना हो और उस लाइन की लंबाई चैन की लंबाई से ज्यादा हो। दोबारा सुनोगे, इनडायरेक्ट रेंजिंग तब प्रयोग की जाती है जब इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एक ही लाइन पर मार्क करना हो और उस लाइन की लंबाई चैन की लंबाई से ज्यादा हो। लिख लेना इस बात को, दोबारा बोल रहा हूं। डायरेक्ट रेंजिंग तब प्रयोग की जाती है जब किसी भी लाइन के इंटरमीडिएट पॉइंट्स को एक ही लाइन पर फिक्स करना हो, एक ही सीध में लेकर आना हो और उस लाइन की लंबाई चैन की लंबाई से ज्यादा हो, ठीक है दोस्तों, तब प्रयोग करते हैं। तो दोस्तों आप देख रहे हैं, मान लो हमारे पास ये कोई चैन है, ये कोई लाइन है, ये इसके ए और बी पॉइंट्स, ठीक है, ये इसका बिगिनिंग पॉइंट, ये इसका एंडिंग पॉइंट। इसकी डिस्टेंस आपको मापनी है और मान लो इसकी डिस्टेंस चैन की लंबाई से ज्यादा है, तब आप क्या काम करोगे, टुकड़ों में बांटते हुए चलोगे। आपने क्या काम करा, एक रेंजिंग रोड यहां लगा दी, ठीक है, मान लो कोई 30 मीटर की चैन ने यहां तक मेजर किया, फिर आपने दूसरी रेंजिंग रोड यहां लगा दी और लास्ट रेंजिंग रोड आपने लास्ट वाले पॉइंट पे लगा दी, ये, ठीक है दोस्तों। तो मतलब जब चैन की लंबाई से अधिक होती है ना डिस्टेंस किसी भी लाइन की लंबाई, तब हम क्या काम करते हैं, डायरेक्ट रेंजिंग कर लेते हैं। उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मान लो 30 मीटर की चैन है, 50 मीटर मापना है, ठीक है, तो हम उसको 2 फेरी में कर आराम से मेजर कर सकते हैं। तो याद रखोगे, जब लाइन की लेंथ चैन की लेंथ से ज्यादा हो तब हम इसका यूज करते हैं, लेंथ ऑफ लाइन ग्रेटर लेंथ ऑफ चैन, ठीक है दोस्तों। ये क्वेश्चन जो यहां से इंपॉर्टेंट बनता है और जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ये पूछता है कि कितनी रेंजिंग रोड आप डायरेक्ट रेंजिंग में यूज करते हो, ठीक है दोस्तों। हाउ मैनी रेंजिंग रोड आर यूज्ड इन डायरेक्ट रेंजिंग। तो डायरेक्ट रेंजिंग में कितनी रेंजिंग रोड यूज की जा रही हैं, पहली रेंजिंग रोड, दूसरी रेंजिंग रोड और तीसरी रेंजिंग रोड। तो आप याद रखोगे कि 3 रेंजिंग रोड आर यूज्ड इन डायरेक्ट रेंजिंग, ठीक है दोस्तों। डायरेक्ट रेंजिंग में 3 रेंजिंग रोड का प्रयोग किया जाता है, यह आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखोगे। और दोस्तों हम ये इसकी भी तो कुछ लिमिट है, हमने कहा कि लेंथ ऑफ लाइन ग्रेटर लेंथ ऑफ चैन, भाई कितनी हो सकती है, चैन तो 30 मीटर की ले ली, 500 मीटर तक भी हो सकती है, 1000 मीटर भी हो सकती है, लेकिन एक लिमिट में डायरेक्टली तो कर सकते हैं, बाकी के लिए डायरेक्ट नहीं कह सकता। तो क्या रहा है कि 100 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी कंडीशन में, नॉट मोर देन 100 मीटर फ्रॉम एंड, ठीक है दोस्तों, याद रखोगे, नॉट मोर देन 100 मीटर
फ्रॉम एंड, अंतिम सिरे से 100 मीटर की ज्यादा दूरी नहीं होनी चाहिए, तभी आप डायरेक्ट रेंजिंग कर सकते हो, अदरवाइज हम इसका प्रयोग फिर नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें याद रखोगे कि 3 रेंजिंग रोड यूज की जाती है और 100 मीटर के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं, इससे ज्यादा दूरी के लिए इसका यूज नहीं किया जाता। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट हमारे पास आती है दोस्तों इनडायरेक्ट रेंजिंग। इनडायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग, इनडायरेक्ट रेंजिंग दोस्तों तब हम यूज करते हैं जब किसी भी हिल के कारण, किसी भी पहाड़ के कारण 2 पॉइंट्स एक दूसरे से अलग हो और हमें दिखाई ना दे रहे हो। मान लो यह आपका कोई ये हिल है, यहाँ पर ये कोई हिल था और एक पॉइंट इधर है, दूसरा पॉइंट इधर है, लेकिन इस हिल के कारण, इस पहाड़ के कारण हमें ये पॉइंट एक दूसरे से दिखाई नहीं दे रहे। ठीक है दोस्तों, तब हम क्या काम करते हैं, हिल की चोटी पर, हिल के समिट पर कोई 2 पॉइंट्स ऐसे देखते हैं, ऐसे मानते हैं जिससे कि हमें ए और बी इजीली दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, तो वह हमारी क्या रहती है, इनडायरेक्ट रेंजिंग। तो ऐसे कुछ 2 पॉइंट मेजर कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान लिया हमने 2 पॉइंट मान लिए एम और एन, तो एम से बी दिखाई देना चाहिए और एन से ए दिखाई देना चाहिए। ठीक है, तो ये रेंजिंग दोस्तों कल देखते हैं, कल की वीडियो में हम इनडायरेक्ट रेंजिंग और दूसरी जो आपकी लास्ट की बचती है रैंडम लाइन रेंजिंग को देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखोगे, कल की वीडियो में इसको हम डीपली समझेंगे। ठीक है दोस्तों, कि कैसे कैसे इसका प्रोसीजर भी पूरा बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद देखने के लिए। और तो दोस्तों अगर अच्छी लगी हो वीडियो तो ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।